हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव। काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो आपका कल बाद परसों यानी कि 18 फरवरी को संभावित होने वाली जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, मतलब किस सन में नेपोलियन का पराजय हुआ था मेरे प्यार बच्चों। तो 1815 ईस्वी में हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लगा लेना। 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पराजय हुआ था। बात करें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यह है कि उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो उदारवाद से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो था आपका जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, किनका? ऑटो वन बिस्मार्क का मेन भूमिका था। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। नेपोलियन संबंधित था, मतलब नेपोलियन किससे संबंधित था मेरे प्यार बच्चों? फ्रांस देश से संबंधित था। सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सी वाले पे टिक आप लगा लो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला 1815 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ठीक है, किसने यंग इटली एक गुप्त संगठन बनाया? तो वो थे आपके मेथसनी, जिसे हम लोग मेजनी के नाम भी जानते हैं। ठीक है, मेथसनी कहिए या मेजनी कहिए उनको। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ठीक है, किसका कथन है? ये था मैटरनिक का कथन। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहे थे। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैटरनिक। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, मतलब फ्रांस की क्रांति किस सन में हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? मतलब जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? ऑटो वन बिस्मार्क ने की, काइजर हिटलर ने की, आपके 10वां मेत्सिनी ने? मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वन बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण में अगर मेन भूमिका अगर किसने निभाया था तो वो थे आपके ऑटो वन बिस्मार्क थे। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है? तो निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है? ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, निरंकुशवाद का तात्पर्य यही होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था कि सीमित राजतंत्र की प्रजातंत्र था कि यहाँ पे गणतंत्र था? मेरे प्यारे बच्चों, सीमित राजतंत्र था। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि जूसेफे मेसनी का संबंध था, मतलब इटली के एकीकरण से कि जर्मनी के एकीकरण से कि इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से कि फ्रांस से राष्ट्रवाद से, मतलब फ्रांस के राष्ट्रवाद से? मेरे प्यारे बच्चों, जोसेफी मेसनी का संबंध इटली के एकीकरण से था। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखो। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? मतलब इन चारों में जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार की, सामंती व्यवस्था का अंत की, संपत्ति का अधिकार की, कानून के समक्ष समानता। तो मेरे प्यारे बच्चों, जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। ठीक है, 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा।
15वां प्रश्न देखो क्या है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। ठीक है, इमेनुअल द्वितीय को, कि जिउसेppe मैसनी को, कि विलियम प्रथम को, कि जिउसेppe गैरिबाल्डी को। मेरे प्यारे बच्चों, इमेनुअल द्वितीय इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। 1861 में जो एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था, इमेनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। बात करेंगे 16वां प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, वो थे आपके, नाम नोट कर लो, काइजर विलियम प्रथम थे। पहला वाला ऑप्शन काइजर विलियम प्रथम, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17, जलियांवाला बाग जो कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, मतलब माउंटबेटन ने, कि लॉर्ड्स डलहौजी ने, कि लॉर्ड्स इरविन ने, कि जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, उसमें गोली किसने चलवाया था, तो जनरल डायर थे जो, उन्होंने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 17 हो गया। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, प्रश्न नंबर 18 है मेरे प्यारे बच्चों, कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था, 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। चौरी चौरा कांड हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, किस सन में हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर 18 का सी 1922। ठीक है, मैंने ट्रिक बताया था कि चौरी चौरा सेम है ना, तो लास्ट में दो दो होगा, मतलब ट्रिक हमने कुछ बताया था आप लोगों को याद करने का, याद होगा आप लोगों को। 19वां प्रश्न क्या है, कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना किस सन में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लो इस डेट को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न देखो क्या है, 20वां है, वंदे मातरम गीत के लेखक, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, की रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे थे, कि अहमदाबाद आंदोलन। अब देखो वंदे मातरम गीत के लेखक ये पूछा है, मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 20वां का जो राइट आंसर होगा वो पहला ही होगा, बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 21वां क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपके महात्मा गांधी जी हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22वां क्या है, कि निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, वो आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 23वां प्रश्न देखो, 23 प्रश्न क्या है, 23 है, कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है भारत में। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 24, 24 प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है यह। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका मेरे प्यारे बच्चों, यह है बाल गंगाधर तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे बात करते हैं, 25वां प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मतलब स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26वां है, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो काली मिट्टी तो होता है, पीली मिट्टी भी होता है, लेटराइट मिट्टी भी होता है, ये सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, सीमेंट। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए क्या है, 27वां प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ट्रिक लगा लो इसमें। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 मेरे प्यारे बच्चों यह है, कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, मतलब पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, पवन है, कि हिमनद है, कि आपके जल है, कि पशुचारण है। हिमनद है, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमनद। चलिए प्रश्न नंबर 28 भी हो गया। प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है,
कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण मेरे प्यारे बच्चों अधिक सिंचाई होता है। क्या होता है? अधिक सिंचाई। सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30वां। देखो प्रश्न नंबर 30वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? मतलब पवन ऊर्जा, जल, कि जीवाश्म ईंधन, कि आपका वन। ठीक है, देखो जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन। सी वाला ऑप्शन जो है उस करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 की तरफ। 31 है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, की पर्वतीय मिट्टी, की आपके लेटराइट मिट्टी। देखो चाय की खेती के लिए अगर हम बात करें तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 की तरफ बढ़ेंगे। 32 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मतलब सीढ़ी नुमा, सीढ़ी बना बनाकर किस राज्य में खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कि आपके उत्तराखंड में? मेरे प्यारों जो उत्तराखंड में, डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा बनाकर खेती की जाती है। आगे बात करेंगे, ये डी वाला सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? अब बताना है कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है कौन? बागान, चारागाह, की भूमि, के आपके खनिज संसाधन। देखो खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखो 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? मतलब पुनः चक्री कौन है? तो वो आपका पहला वाला ऑप्शन लोहा हो जाएगा, क्योंकि लोहा को हम पुनः किसी भी दूसरे रूप में डाल सकते हैं। तो पुनः संसाधन क्या है? लोहा है। तो 34 का ए वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है आपका 35। 35 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? संभावित संसाधन कौन है? आपका कोयला, कि पेट्रोलियम, कि यहाँ पे पवन ऊर्जा, कि यहाँ पे आपके बॉक्साइट। ठीक है, तो देखो संसाधन पूछ रहा है वो भी आपका संभावित संसाधन, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा जो है एक संभावित संसाधन के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है चिपको आंदोलन संबंधित है। मतलब चिपको आंदोलन किसके लिए संबंधित है? मृदा संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, कि जल संरक्षण के लिए, वायु संरक्षण के लिए? देखो वन संरक्षण, वनों को कटाई बहुत तीव्र गति से हो रही थी, वनों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 37 क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कि आपके मध्य प्रदेश में? मेरे प्यारे बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 देख लो क्या है? प्रश्न नंबर 38 है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम, चेन्नई, व्लादिवोस्टोक, कि न्यूयॉर्क में? मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना। मासिनराम में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है, पहला वाला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, कि मध्य प्रदेश में? तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य इसमें स्थित है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40। देखो प्रश्न नंबर 40 है यहाँ पे कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध देखो किस नदी पर? महानदी पे, कि चीनाब नदी पे, कि सतलुज नदी पे, कि कृष्णा नदी पे? चीनाब नदी पे। सलाल बांध किस नदी पे बना है? चीनाब नदी पे। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, उसको आप क्लिक कर लो। इसके बाद 41 की अगर हम बात करें, 41 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, चना में भी आपका काला चना, फिर कपास। इन चारों में बताना है कि रबी की फसल कौन है? तो रबी की फसल सी वाला ऑप्शन है चना। चना में वो भी कौन सा है? काला चना। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 प्रश्न देखेंगे। 42 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन है? दालें, कि मोटे अनाज, की ज्वार, तिल, की यहाँ पे तिल? तो दालें, दालें जो है वो एक किसके अंतर्गत आती हैं? फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 43। 43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है?
जूट, कॉफी, जौ की रबर। तो रेशेदार फसल की अगर हम बात करें तो जूट में सबसे अधिक ज्यादा रेशा होता है। रेशेदार फसल क्या है? जूट। ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 44 प्रश्न देखेंगे। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण की फसल है? तो रोपण फसल किनको कहा जाता है? गेहूं को, चना को, गन्ना को, मूंगफली को। तो गन्ना, गन्ना जो है रोपण फसल के अंतर्गत आती है। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि झरिया प्रसिद्ध है, मतलब झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए? तो झरिया जो प्रसिद्ध है उसको याद कर लेना आप लोग, बहुत इंपोर्टेंट है। कोयला के लिए, कोयला के संसाधन के लिए, जो कोयला के खदान है उसके लिए प्रसिद्ध है झरिया। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 46। 46 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा की आपके प्राकृतिक गैस। तो देखो, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा है ना, वो आपका सौर ऊर्जा कहलाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्लिक कर लो। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? देखो, पूरे भारत को बता रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में कि तमिलनाडु में कि हिमाचल प्रदेश में कि आपके राजस्थान में? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में जो है वो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है यहाँ पे कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोध कारखानों के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोलियम के लिए। जैसे झरिया प्रसिद्ध था कोयले के लिए, उसी तरह मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोध कारखानों के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 49। 49 प्रश्न मेरे प्यार बच्चों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है आपका? यहाँ आपके सौर ऊर्जा की, कोयला, यहाँ पे की पवन ऊर्जा की, ज्वारीय ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक कर लेना आप लोग, पहला वाला ऑप्शन। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों का है प्रश्न नंबर 50 कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है कि बॉक्साइट से है कि सोना से है? यहाँ पे आपका कोयला से है। देखो, एंथ्रेसाइट का जो संबंध होता है वो कोयला से होता है। ठीक है, सी वाला और डी वाला ऑप्शन जो आप लोगों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं, 50वां प्रश्न हो गया कोयला। हाँ देखो, ये 49 प्रश्न देखो, 49 वाला क्या था कि ऊर्जा का गैर प्रागत स्रोत पूछा है ना, तो ये सौर ऊर्जा नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कोयला कहलाएगा। इसका भी कोयला ही राइट आंसर होगा, इसको कोयला कर लेना। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, सौर ऊर्जा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा है। तो बी वाला इसका भी और इसका डी वाला। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला से है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न भी सेम उसी प्रकार का प्रश्न है कि कोरबा प्रसिद्ध है, मतलब कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, कि यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए, कि यहाँ पे बॉक्साइट के लिए? तो कोरबा मतलब कोयला के लिए। कोरबा भी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 52। 52 है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिन्नली की मुस्लिम? तो सिन्नली जो है वो बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में। सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सिन्नली। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 53। 53 प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितना है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल टोटल भाषा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 22 है, 22 भाषा है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्लिक कर लो, यही राइट आंसर होगा। 54 की अगर हम बात करें, 54 प्रश्न जो है वह है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज्य की जो स्थापना हुआ था वो सन 1992 ईस्वी में हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, सन 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 55। 55 है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, 27, 28, 29 की आपके 30? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 28, टोटल कितने संघीय राज्य? 28 हैं। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका 56 कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है?
तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है कि 7 है कि यहाँ पे 10 है कि यहाँ पे 8 है? तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। डी वाला ऑप्शन होगा राइट आंसर, उसको लगा लेना। आगे देखो 57 क्वेश्चन क्या है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? देखो यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करें तो उसका अर्थ ये होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। चलो आगे बात करते हैं 58 प्रश्न। देखो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो किस सन में हुआ था? सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 59 प्रश्न क्या है? 59 है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, मतलब कितने वर्ष के रहेंगे तो आप भारत में वोट दे सकते हो? तो भारत में वो एज निर्धारित की गई है 18 वर्ष। 18 वर्ष को हो तो आप मत दे सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 60। प्रश्न नंबर 60वां मेरे प्यारे बच्चों वो है कि लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? तो इसलिए अच्छी है, ऑप्शन पहला, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। तीसरा है कि ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छा इसलिए है क्योंकि देखो इसमें सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा भी देता है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद 61 प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो देखो किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, वो आपके कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 61 प्रश्न डिस्कस किया। अगर ये प्रश्न आपको एकदम बिल्कुल रटे हैं तो समझ लो कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा आंख बंद करके चले आओगे और यहाँ से 20 मतलब कि छह आपका 3 6 18 3% आप लोगों का तैयार हो जाएगा। 100% का होता है ना एग्जाम, 3% बस मात्र इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ला दोगे बस इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर देना क्योंकि जितने भी फ्रेंड आपके हाई स्कूल में पेपर देने वाले हैं उनके पास ये पहुंच पाए और वो भी अच्छे मार्क्स ला पाए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।